नीट में सिलेक्शन चाहिए, 30 दिन बचे हैं, कौन सी जगह से कैसे पढ़ाई करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुनिया भर का ज्ञान आपको बहुत सारी जगह से मिल रहा है, बट एक सिस्टमेटिक वे आपके पास नहीं है। तो 30 दिन में कैसे तैयारी करनी है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने क्या करना है, ये वीडियो देखनी है, इसमें जितने क्वेश्चंस होंगे उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करवा दिए जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आराम से ये वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो ये वो यूनिट होते हैं जिनको हम किसी और फिजिकल क्वांटिटीज या किसी और यूनिट्स में हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आते हैं 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है लेंथ, मास, टाइम, चौथी कौन सी है सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है जिन्होंने पढ़ रखा है, डेट इज टेम्परेचर, राइट। उसके बाद आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री वालों के लिए फेवरेट कॉन्सेप्ट है इसमें, और मोल आ जाता है ना। फिर आ जाता है आपका करंट, और उसके बाद आ जाता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आप सबको पता होनी चाहिए। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी और की टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें, आंसर तो हमें पता चल गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहां से आपको पता नहीं चल रहा होगा अगर अभी भी, क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि आपको सिर्फ नाम पता है, आपको उनके यूनिट्स नहीं पता। तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या बनेंगे, यूनिट साथ में हम लिख लेते हैं। तो लेंथ का सबको पता है, यूनिट है मीटर। मास का है किलोग्राम, हम अगर ऐसे यूनिट में बात करें, है ना। और टाइम की अगर बात करें तो वो सेकंड है। टेम्परेचर इज केल्विन, ये सबको पता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, करंट इज एम्पियर, एंड लास्ट वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो कि आपको इस क्वेश्चन में यूनिट्स के नाम डायरेक्टली, सॉरी क्वांटिटीज के नाम डायरेक्टली ना देकर आपको यूनिट्स के नाम दिए। तो कौन सा मिसिंग है, कौन सा है, ऑब्वियसली कूलम यहां पर नहीं है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, कूलम। क्लियर है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसमें एक चीज और आप जान सकते हो कि फंडामेंटल तो हमें पता चल गई ये 7 है, इसके अलावा कौन सी होती है, इसके अलावा होती है डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि मैं अगर फोर्स की बात करूं तो फोर्स हो जाता है मास इंटू एक्सीलरेशन। बहुत सिंपल सी बात कर लेते हैं, एरिया की बात कर लेते हैं, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एरिया को 2 लेंथ की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि बजाय इसके कि मैं एरिया का भी एक नया यूनिट बना दूं और उसको भी याद रखूं, आसान क्या है कि बिल्कुल बेसिक चीजें देख लो जिनके टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे लेंथ क्या है, लेंथ एक क्वांटिटी, कौन सी, ये पहली फंडामेंटल। ब्रेड्थ भी क्या है, वो भी तो एक लेंथ ही है ना, बस उसका नाम अलग दे रखा कि ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी। तो इसलिए ये दोनों क्या है, ये मीटर्स में है, तो हम फंडामेंटल में इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये आपको पहली चीज इस चैप्टर में ध्यान में रखनी है, ये क्वांटिटीज आपको याद होनी चाहिए और इनके यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a certain system of units, 1 unit of time is 5 seconds, 1 unit of mass is 20 kg and 1 unit of length is 10 meters. तो this system 1 unit of power will correspond to, तो आपके पास ऑप्शंस है। तो देखो एक सिंपल, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें क्या है, देखो अगर मैं बात करूं 1 मीटर्स, तो ये 1 मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी मीटर लेंथ को मैं सेंटीमीटर्स में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख सकता हूं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अगर इस पेन की लेंथ लेट से 1 मीटर है ना, इसको मैं मीटर में लिखूंगा तो मैं 1 मीटर लिख दूंगा, इसको अगर मैं सेंटीमीटर्स में लिखूंगा तो 100 सेंटीमीटर्स लिख दूंगा। अगर इसको मैं मान लो मिलीमीटर्स में लिखना चाहता हूं तो वो क्या बन जाएगा, 1000 मिलीमीटर्स। तो ध्यान से देखो लेंथ इसकी जितनी है उतनी रहेगी, वो चेंज
नहीं होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करते हैं, कि हम एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाते हैं, एमकेएस या सीजीएस, है ना, तो उसमें क्या होता है, दो चीजें आती हैं। अगर इसको ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या है, एक है मीटर जो क्या है वो बता रहा है यूनिट क्या है लेंथ का, और एक ये है सेंटीमीटर, ये भी बता रहा है यूनिट क्या है लेंथ का, क्योंकि हम किस यूनिट में उसको मेजर करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको यूनिट 1 ले लूं, इसको यूनिट 2 ले लूं, तो इनके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ी हुई है वो अलग है, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, तो n1 इंटू u1 विल बी इक्वल टू n2 इंटू u2। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद होना चाहिए कि कभी भी आपको कन्वर्जन करनी है तो ये यूज हो जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो पावर क्या होती है, पावर अगर आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं याद तो डिराइव कैसे कर सकते हैं, आपको पता है ये एफ डॉट वी होता है, ठीक है, या फिर आपको पता है दिस इज वर्क पर यूनिट टाइम। ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको याद नहीं है डायमेंशंस तो एक एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना दिमाग में कि मुझे याद नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो फिजिक्स में ये हमारे पास हमेशा एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि हम उसको बेसिक से डिराइव कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। तो बस ठीक है, अगर मैं पावर की डायमेंशन की बात करूं तो पावर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, हो जाएगी अपना फोर्स से ले लो या वर्क से, तो आप मेरे हिसाब से वर्क से ले लेते हैं, वर्क से ले लेते हैं। तो वर्क से क्या होगा, डायमेंशन ऑफ, हाँ, तो वर्क की डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन। वर्क की डायमेंशन याद होनी चाहिए ml/t-2 और डिवाइडेड बाय टी। वैसे तो पावर की भी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। तो पावर की डायमेंशंस यहाँ अगर मैं बोलूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, ml/t-3। क्लियर है? अब ये हमें क्या बता रहा है, इन दोनों को मैं कैसे रिलेट करूं, इन दोनों को मैं कैसे रिलेट करूं। ये पावर है, ये बता रहा है यूनिट, सॉरी उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब ये बता रहा है कि पावर जो है वो मास पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है, उनकी पावर्स, मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 2 है, टाइम की पावर -3 है। तो यहां पर इसका मतलब है कि अगर मैं इसका यूनिट बनाना चाहूं, अगर मैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका कोई यूनिट बनाना चाहता हूं तो यूनिट कैसे बनेगा, मास है तो उसको मैं केजी में लिख लूंगा, अगर मैं ऐसे यूनिट की बात कर रहा हूं, लेंथ है तो उसको मैं मीटर्स में लिख लूंगा और उसकी पावर 2 बन जाएगी, और टाइम है तो वो सेकेंड्स में तो उसकी पावर -3 बन जाएगी। तो मतलब मेरे पास पावर का ये यूनिट बन गया, पावर का ये यूनिट बन गया। क्लियर है? तो अब हम इस चीज का यूज करेंगे कैसे, तो हमने पावर का यूनिट बना दिया, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर इसको थोड़ा सा इरेज करके ये वाला फंडा लिखते हैं। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया n1u1 इज इक्वल टू n2u2। तो मेरे पास पहला यूनिट क्या है, मेरे पास पावर का एक यूनिट दे रखा है, यहां पर देखो वॉट्स दे रखा है, तो मुझे वॉट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वॉट्स क्या है, अपना एसआई यूनिट है। तो मतलब ये जो चीज मैंने लिख दी है, ये जो चीज मैंने लिख दी है ये पूरी की पूरी क्या है, 1 वॉट। क्लियर है? तो अगर मैं यूनिट लेता हूं वॉट और उसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है, 1 यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, तो यहां पर ये बन जाएगा 1, और n2 हमने फाइंड करना है। यूनिट 2 कौन सा है, सिस्टम एक दे रखा है जहां पर टाइम को 5 सेकेंड लिया एज अ यूनिट, मास को 20 केजी लिया है और लेंथ को 10 मीटर लिया है। तो मतलब यहां पर जो मास है, जो मैंने यहां पर 1 केजी लिखा था, इस सिस्टम में मैं उसको 1 केजी की जगह क्या लिखूंगा, 20 केजीज। समझे? मतलब यहां पर मुझे पता है डायमेंशनल फॉर्मूला ये n2 है, यूनिट 2 क्या बन जाएगा, मास है तो मैं वहां पर लिखूंगा, उसने बोला कि 1 किलो नहीं, वो 20 किलो है बेस यूनिट, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा, साथ में लेंथ है, लेंथ की पावर 2 है, लेंथ उन्होंने क्या दे रखी है 10 मीटर्स, तो बेस यूनिट लेंथ का 10 मीटर्स बन जाएगा और उसकी पावर कितनी है 2, यहां से हम देख सकते हैं। और टाइम की अगर बात करें तो टाइम की बात क्या है, टाइम की बात है आपके पास 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड की पावर लिखी जाएगी -3।
ठीक है, समझे बात? तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, सो 1 वॉट विल बी इक्वल टू N2, ये इसको पूरा सॉल्व करो, ये क्या बन जाएगा 20 kg, और ये 20 kg इंटू 100 मीटर स्क्वायर, और 5 की पावर -3 है तो ये क्या बन जाएगा इंटू 1/125, और साथ में kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3, सेकेंड की पावर -3। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हम ऐसे पार्टीशन कर देते हैं। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो अब देखिए ये 1 वॉट क्या है, 1 वॉट इतना ही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, पहले फिलहाल इतना लिख लो 2000/125, साथ में N2 है, और इंटू kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो आपके पास N2 कितना आ गया, N2 आ गया आपका 125/2000, तो ये बन जाएगा 1/16, 1/16। क्लियर है? समझे बात? तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से सॉल्व करना है कि कौन सी चीज दी है उसको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही पुट करना है। अंडरस्टूड? तो इस पूरे चैप्टर में हमने, इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या सीख लिया, हमने इसको अप्लाई करना सीख लिया, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो आंसर बन जाएगा 1/16 वॉट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय nu is equal to p by 2l under root of f by m, where p is number of segments in the string, f is force and l is length, then the dimensional formula for m will be। तो देखो ये चैप्टर में ये भी चीज़ एक यूज होती है कि हमें किसी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है, तो वो कैसे पूछेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात है, एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस जो होती हैं, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है x + y + z इज इक्वल टू लेट्स से p, या फिर अगर मैंने लिखा है x + y - z इज इक्वल टू लेट्स से q, तो ये एक्सप्रेशंस तभी वैलिड है, तभी करेक्ट होंगे अगर x, y एंड z सबकी डायमेंशंस क्या होगी, सेम। मतलब अगर x लेंथ है, अगर x लेंथ है तो y भी लेंथ होगा और z भी लेंथ होगा। ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस। ऐसा तो है नहीं कि मैं लेंथ में टाइम ऐड कर दूं, मैं पूछूं कि मैंने यहाँ से वहां जाना है तो कितना टाइम लगेगा, आपने बोल दिया 2000 किलोमीटर लगेगा, मतलब ये क्या बात हुई, मैंने टाइम पूछा है, तुम 2000 किलोमीटर बोल रहे हो, वो कोई स्पेसिफिक थोड़ी रहा। 2000 किलोमीटर मैं ट्रेन से कवर कर रहा हूँ, जहाज से जा रहा हूँ, बाय कार जा रहा हूँ, कोई गरीब बंदा निकल गया कोविड के टाइम पे साइकिल पे जा रहा है, तो ये टाइम तो हम फिर फिक्स नहीं ना कर सकते। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। तो बस यही क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लेंथ ऐड करूंगा तो मुझे लेंथ ही तो मिलेगी, तो इसका मतलब p भी क्या होगा, p भी लेंथ होगा। क्लियर है? तो सिमिलरली यहां पर भी अगर हम इसकी बात करें तो जो डायमेंशन लेफ्ट साइड हो गई सबकी मिलाकर राइट साइड पे भी वही डायमेंशंस होगी। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो है p/2l अंडर रूट ऑफ f/m। तो ध्यान से पढ़ लेना उन्होंने कौन कौन सी क्वांटिटी क्या क्या दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपको पता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स 1/टाइम, तो 1/टाइम मतलब ये बन जाएगा t की पावर -1, t की पावर -1। और p क्या दे रखा, p इज नंबर ऑफ सेगमेंट्स। नंबर ऑफ सेगमेंट्स मतलब सिर्फ नंबर है, सिर्फ नंबर होने का मतलब है कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। मैं लेंथ को एक बार ऐड करूं, 2 बार ऐड करूं, 4 बार ऐड करूं, तो नंबर से उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती। तो इसलिए p जो क्या है वो क्या है, एक डायमेंशनलेस नंबर है, तो p की कोई डायमेंशन नहीं रहेगी। तो पहले इसको लिखेंगे कैसे, पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि अगर मैं पूरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करूंगा तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन
और इसमें अब क्या करेंगे, अब इसको सेपरेटली लिख लेंगे। तो इसकी डायमेंशन टी की पावर -1 बनी, टी की डायमेंशन कुछ भी नहीं है, टू की डायमेंशन कुछ भी नहीं है। यहां से हमने क्या सीखा है, नंबर्स आर डायमेंशनलेस, नंबर्स आर डायमेंशनलेस सच एज पाई हो गया, 2 हो गया, 100 हो गया। क्लियर है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसको मैं फिर क्या लिखूंगा, p की भी कोई डायमेंशन नहीं, 2 की भी कोई डायमेंशन नहीं, 1/l, l क्या है, लेंथ दे रखी है, तो इसकी डायमेंशन 1/l ही बन जाएगी। और फोर्स क्या है, फोर्स इज mlt-2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m की हमने डायमेंशन फाइंड करनी है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व भी करना है, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, टी की पावर -2 इज इक्वल टू 1/l स्क्वायर mlt-2 डिवाइडेड बाय m। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप ये कैंसिल, और स्मॉल m की जो डायमेंशन आ गई वो कितनी बन जाएगी, एक l यहां से कैंसिल हो गया, तो स्मॉल m बन जाएगा कैपिटल M/l। ठीक है, तो आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे फिर हम, पूरा का पूरा m1l-1, और टाइम है नहीं तो t की पावर 0। सो m1l-1 t की पावर 0, आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है, इसको करने का ना एक और आसान तरीका है। आसान तरीका मैं अगर बोलूँ तो बेस्ट ये रहेगा कि अगर आपने अपने सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, ये आपने पढ़ा था साउंड चैप्टर में, साउंड चैप्टर में आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या nth मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक स्ट्रिंग टाइड बिटवीन टू एंड्स, उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था n×v/2l। v होती है स्ट्रिंग के ऊपर वेलोसिटी, तो v का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √T/μ। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड ऑन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू √T/μ, ये याद होगा। तो आपको पता है T होती है टेंशन मतलब फोर्स, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप इसको, T होता है फोर्स एंड म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो आप इसको इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो। P n को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 ये एज इट इज आ गया, और L ये एज इट इज आ गया, तो यहाँ पर F क्या हो गया, वो T बन गया, और म्यू कितना आ गया, सीधा सीधा M के बराबर, मतलब इसकी डायमेंशन M/L बन जाएगी, और हमारा ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट x y z be three physical quantities having different dimensions, which of the following mathematical operations must be meaningless। ये अगेन जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किया था, उसी के बेस ये क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, वही चीजें ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं जिनका क्या है, डायमेंशन सेम है। मल्टीप्लाई हम कुछ भी कर सकते हैं या डिवाइड हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना, हमें पता है फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन है, ये दो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मल्टीप्लाई हो सकता है। पर मैं फोर्स के अंदर लेंथ ऐड नहीं ना कर सकता, ये क्या बात हुई, ये कोई सेंस ही नहीं बनी। मैंने कहा किसी को थप्पड़ मार, तुमने उसको स्केल पकड़ा दिया कि मैंने तो तुम्हें स्केल दे दिया तो तुम्हें थप्पड़ लग गया, फोर्स लग गया, ये ऐसी कोई, ये बहुत ही बेतुकी बात होगी, है ना। तो वही है, बेतुकी बात ही है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अलग अलग जो डायमेंशन है उनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, पर वो ऐड नहीं होने चाहिए, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। तो पहले देखो x/y इक्वल्स टू z, तो देखो x y z थ्री फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, सब अलग अलग है, तो अलग अलग को डिवाइड करके अलग तो मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला चलते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई लॉग ऑफ एक्स क्यूब वाई, कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा, कुछ भी जो एक्सप्रेशन बनेगा वो वैलिड हो जाएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड की बात करें, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, तो ये भी पॉसिबल है, एक्स लेंथ मान लो, वाई आप फोर्स मान लो, उसका स्क्वायर इंटू क्यूब, कुछ भी मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी बन जाएगी। तो आंसर बचा फोर्थ। तो आप खुद देखो, अगर एक्स एल है, y मान लीजिए LT-1 है, अब मैंने एक्स स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर किया, तो ऑब्वियसली इनकी डायमेंशंस, अगर एक्स और वाई की डायमेंशन सेम नहीं है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की भी डायमेंशन सेम नहीं होगी, तो ये दोनों भी ऐड नहीं किए जा सकते। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर
क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इफ स्पीड ऑफ लाइट, ये बड़ा क्वेश्चन, कैलकुलेशन डिमांडिंग होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की बेस्ट प्रैक्टिस यही है मेरे अकॉर्डिंगली कि अगर आप नीट का जब एग्जाम दे रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले एक बार पढ़ लो। अगर लग रहा है कि छोटी छोटी क्वांटिटीज़ है, ऐसी क्वांटिटीज़ नहीं दे रखी, मतलब सीधा सीधा छोटी छोटी क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, तो फिर तो आप क्या कर सकते हो, एक बार इसको सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करो, आप बड़ा है क्वेश्चन, जैसे मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन आया था, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो पहले तो आप क्या करो, पहले तो आप बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस कर लो जो छोटे हैं। बिकॉज नीट में सिर्फ यही नहीं होता कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने और मैंने अपनी सिलेक्शन पक्की कर लेनी है। नीट में ये होता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं, जितने मुझे आते हैं मैं उतने तो पहले सही कर लूँ। तो आपने हमेशा वही क्वेश्चन चुन के सॉल्व करने जो आपको आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। नीट इज अबाउट मैनेजिंग योर टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो इन्होंने बोला स्पीड ऑफ लाइट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रेशर पी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी की हम बात करते हैं। तो कैपिटल जी जो है, अब वो वैसे क्या होता है, अगर हम मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट लेते हैं तो वैसे तो उसकी डायमेंशन बनती है m⁻⁻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 ⁻
उनको ये फॉर्मूला तो याद होगा, तो आप इसका यूज करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है, जी को लेफ्ट साइड लिख लो, बाकी सब एक साइड, और वैल्यूज पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जी की डायमेंशन है। पर ये कह रहा है कि मैंने अब मास लेंथ और टाइम को फंडामेंटल नहीं लिया, मैंने लाइट को लिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिया और प्रेशर को लिया, तो अब कैसे सॉल्व करूं? तो सिंपल सा फंडा क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपने देखना है, 1 मिनट हम दिखाते हैं आपको क्या देखना है। आपने देखना है कि जी जो है वो डिपेंड करेगा सी पे, स्पीड ऑफ लाइट पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और प्रेशर पे एज गिवन इन द क्वेश्चन। पर आपको ये नहीं ना पता कि सी की पावर क्या होगी, जी की पावर क्या होगी, पी की पावर क्या होगी। जैसे यहाँ पर अलग अलग पावर्स आ रही है, तो आप अज्यूम कर लो सी की पावर एक्स है, जी की पावर वाई है और पी की पावर जेड है। तो अब ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट लेकर आऊँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेट्स से के, तो वे ये बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। के क्या है, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना, दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस। क्यों डायमेंशनलेस? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से लेकर आया हूं। अपनी मर्जी से क्यों लेकर आ पाया हूं? क्योंकि ये जो जी है ये सिर्फ इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं के लिख भी रहा हूं, के लिख भी रहा हूं, तो के पे वो डिपेंड नहीं कर रहा होगा, डायमेंशनली तो वो डिपेंड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए के जो होता है एक कांस्टेंट होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, तो हम इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब क्या है, अब सिंपल देखो आपने क्या करना है, g इज इक्वल टू मतलब अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो g की डायमेंशन और जो राइट साइड पे उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो k की डायमेंशन इनटू c की डायमेंशन की पावर x, g की डायमेंशन की पावर y एंड p की डायमेंशन की पावर z, ये क्या होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए इक्वल। तो k तो डायमेंशनलेस है, k डायमेंशनलेस है, तो दोनों साइड डायमेंशंस लिखनी शुरू करो। g हो जाएगा m-1 l3 t-2। k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, c की डायमेंशन क्या है lt-1 उसकी पावर x, g की डायमेंशन क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो lt-2 उसकी पावर y, और p क्या है प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स हो जाता है mlt-2 और एरिया l स्क्वायर, तो उसकी पावर z। मैं ऐसे साथ में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं याद तो कोई बात नहीं, आपको बेसिक फॉर्मूले सारे पता होते हैं, आप उनके थ्रू भी डिराइव कर सकते हो। तो बस अब आपने क्या करना है, ये डायमेंशंस जो हैं आपने इक्वेट करनी है दोनों तरफ। तो पहले क्या करो, लेफ्ट साइड तो जो है यही रहने देते हैं, राइट साइड क्या है m एक साथ कर लो, l एक साथ और t एक साथ। जैसे m सिर्फ यहाँ पर है तो m की पावर क्या बन जाएगी z, l की बात करें l की पावर x, यहाँ l की पावर y और मल्टीप्लाई हो रहे तो ऐड हो जाएगा x प्लस वाई,
यहाँ ये एल से एल कट जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो -1 और जेड तो माइनस जेड, ठीक है। और टी कितना बन जाएगा, -x -2y और -2z, ठीक है, -2z। तो ये आपका बन गया एक्सप्रेशन। इसको जरा थोड़ा सा ठीक लिख लेते हैं, 2 और z एक से लग रहे थे, तो क्या बना, t -x, ये -2y और ये -2z, ठीक। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे कंपैरिजन करना है। तो आप ध्यान से देखो, z और m-1, इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर होंगे तो z की वैल्यू क्या आ गई, -1। l की पावर क्या है, x + y - z, और वो किसके बराबर है, 3 के बराबर, क्लियर। और अगर t की बात करें तो यहाँ पर t कितना है, -2, t की पावर -2, और इधर क्या है, -x -2y -2z, ठीक है। z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये कितना बनेगा, x + y + 1, तो ये उधर जाकर क्या बन जाएगा, ये आपको एक्सप्रेशन देगा x + y = 2, ठीक है। और यहाँ पर माइनस साइन हट जाएगा तो 2 क्या बन जाएगा, x + 2y + 2z, और z की वैल्यू यहाँ पर वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x + 2y -2, ठीक है। तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, हम वहां से इधर आ रहे हैं, यहां से हम इधर आ रहे हैं, तो क्या बनेगा, x + 2y -2 = 2। तो सिंपली हम इसको एक काम कर सकते हैं, x + 2y = 4 बन जाएगा, ठीक है। तो और एक बन गया हमारे पास x + y = 2, ठीक। माइनस कर दो, तो x से x कट गया, ये क्या बच गया, y = 2, y की वैल्यू 2 आ गई, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तुम्हारे पास तीनों वैल्यूज मिल गई, x0 y2 z की वैल्यू -1। तो आपका ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, फाइनली आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा c की पावर 0, g की पावर 2, z और p की पावर -1। तो c की पावर 0, g की पावर 2 और p की पावर -1, क्लियर है, समझे, बढ़िया, मेथड क्लियर है, अंडरस्टूड, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो नीट में आया था, काफी फेमस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बड़ा सा लिख दिया है ना, मतलब देख के ऐसी मेरे को धक धक हो रहा है, ऐसी फील आती है, मतलब अगर मैं भी आप लोगों की जगह होता तो मुझे भी लगता है कि क्या इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, और मैं आगे बढ़ जाता, जो कहीं ना कहीं समझदारी है। क्योंकि मैंने अभी जब आपको पहले भी बोला, नीट में आपको समझदारी से भी, टाइम मैनेज करते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पढ़ लेते हैं। बलून के बारे में बात करें, बलून इज मेड ऑफ ए मटेरियल जिसकी सरफेस टेंशन एस से इन्फ्लेशन आउटलेट है, जहाँ से गैस बाहर आ रही है उसका स्मॉल एरिया, जैसे ये बलून हो गया, यहाँ से गैस बाहर आ रही होगी, इसका छोटा सा एरिया ए दे रखा है, इस मटेरियल का सरफेस टेंशन एस दे रखी है, अंदर गैस है जिसकी डेंसिटी रो है, इनिशियल रेडियस आर था जो धीरे धीरे कम होते 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 0 हो गया टाइम टी में। तो उन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी यहाँ से जो गैस बाहर निकल रही होगी उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है, वो डिपेंड करती है बलून पे, बलून के रेडियस आर पे, एज r⁴a एंड टी पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये जिन जिन क्वांटिटीज पे ये डिपेंड कर रहा है, आपने उन सबके क्या लिखने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करते हुए दोनों तरफ कंपैरिजन करके आंसर निकालना है। तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ मैं बताऊंगा अभी आपको, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये इतनी सारी, देखो ऑब्वियसली 5 क्वांटिटीज़ हैं अननोन, 5 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी आपको, बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का भी यूज़ करेंगे। अगर 2-3 क्वांटिटीज़ भी मिल जाएंगी, बाकी को पुट एंड चेक करके हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सरफेस, सबसे पहले तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस टेंशन होते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स होता है ml t-2 डिवाइडेड बाय l, तो ये क्या बन जाएगा mt-2। तो अगर किसी को सरफेस टेंशन की डायमेंशन नहीं आती, फॉर्मूला नहीं आता डायमेंशनल, बट बेसिक फॉर्मूला याद होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो वहां से निकाल सकते हो।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ए तो एरिया है, तो एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। फिर आ जाता है हमारे पास रो इज डेंसिटी, डेंसिटी इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एल की पावर 3, तो पर यूनिट वॉल्यूम तो एल की पावर -3 बन जाएगा। और नेक्स्ट आ जाता है रेडियस, आर तो रेडियस है, रेडियस मीन्स लेंथ, तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना हमें ये जो बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, हम इसकी बात करते हैं, तो इस पे फोकस करते हैं। तो देखो क्या बनेगा, T इज प्रोपोर्शनल टू S की पावर अल्फा, A की पावर बीटा, रो की पावर गामा और R की पावर डेल्टा। तो ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि T जो लेफ्ट साइड टाइम है, ये दिया हुआ टाइम, टाइम और राइट साइड ये सारे के सारे डायमेंशनली इक्विवेलेंट है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, T इज इक्वल टू के, डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो जाएगा, T की डायमेंशन इज इक्वल टू के की डायमेंशन, S की डायमेंशन की पावर अल्फा, A की डायमेंशन की पावर बीटा, रो की डायमेंशन की पावर गामा और R की डायमेंशन की पावर डेल्टा, ये हो जाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टी का तो टी रहेगा टाइम में, टी की पावर 1, के गायब हो जाएगा, डायमेंशनलेस है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। एस की डायमेंशन mt-2 की पावर अल्फा, ए इज L2 उसकी पावर बीटा, रो इज ml-3 उसकी पावर गामा, गामा थोड़ा मैंने दूसरा लिख दिया, इसको वापस हम चेंज कर देते हैं। गामा और आर की पावर, सॉरी आर की डायमेंशन लिखनी थी हमने, आर की डायमेंशन है एल और उसकी पावर डेल्टा। ठीक है, अब क्या करना है यार, ये तो बार बार क्यों आ जाता है, ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने वही m एक साथ, l एक साथ, t एक साथ और कंपैरिजन करना है। तो ये t की पावर 1, m 1 2 कितना बना, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, ये आ गया m। l क्या है, l यहाँ पर है 2 बीटा -3 गामा और डेल्टा, सो l की पावर बनी 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा, राइट। और t की पावर -2 अल्फा, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, आगे दोबारा लिखते हैं। तो हमारे पास क्या बना, t की पावर 1 इज इक्वल टू m अल्फा प्लस गामा, ठीक है, और l की पावर क्या बनी, 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा, 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा, और t की पावर क्या बनी, -2 अल्फा, t की पावर -2 अल्फा। ठीक है, तो अब कंपैरिजन किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर T1 है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मास पे तो नहीं डिपेंड कर रहा, तो m 0 हो जाएगा, l 0 हो जाएगा। तो आपने ये लिखकर दोनों तरफ कंपैरिजन करना है। तो क्या बना, यहाँ से हमें मिल गया अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, और l को कंपेयर करेंगे तो 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, t की पावर -1, तो t की पावर -2 अल्फा किसके बराबर, t की पावर 1, तो सीधा सीधा हम उसको क्या लिख सकते हैं कि -2 अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा कितना आ गया, -1/2। ठीक है, अल्फा -1/2 आ गया, तो इसका यूज कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, गामा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, माइनस ऑफ अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, ये +½ बन जाएगा। ठीक है, तो हमें दो वैल्यूज मिल गई, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 2 बीटा -3 इसकी वैल्यू क्या है 1/2, तो ये बन जाएगा -3/2 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो 2 बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 3/2। अब देखो, अब जरा ऑप्शंस पे जाते हैं, ऑप्शंस पे जाते हैं तो देखो अल्फा की वैल्यू +½ है, हमारी कितनी आई, हमारी आई -½ तो इसका मतलब पहली ऑप्शन तो गई, इसका मतलब क्या है, पहली ऑप्शन तो गई। ठीक है, और ये चौथी ऑप्शन भी गई, अल्फा की वैल्यू +½ तो नहीं है। अगली बात करते हैं, गामा की वैल्यू +½ है, गामा की वैल्यू +½ है, तो यहाँ पर गामा की वैल्यू 1 दे रखी है ना, ये भी गया ही है।
गामा की वैल्यू प्लस हाफ है, प्लस हाफ है तो ये भी ऑप्शन गई, क्योंकि गामा की वैल्यू -1 दे रखी है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तुम्हारे पास क्या बचा, सीधा सीधा आंसर नंबर 3। क्लियर है? नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो, आपको बीटा और डेल्टा की वैल्यू दे रखी है ऑप्शन में, आप क्या करो, आप उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपको इनकी वैल्यूज सेटिस्फाई करने वाला रिलेशन जो है एक ही बनेगा, वो आपको ऑप्शन नंबर 3 से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया, ये भी नीट में 2016 फेज 1 में था। तो इसमें क्या आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है, और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमने इनको फंडामेंटल कांस्टेंट्स ले लिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ डायमेंशंस विल रिप्रेजेंट लेंथ। तो मतलब अब जो लेंथ है वो लेंथ डिपेंड कर रही है किस पे, एच पे, स्पीड ऑफ लाइट सी पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पे। पर मुझे नहीं पता कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इनकी पावर कुछ ना कुछ तो हो ही सकती है। तो मैं मान लेता हूँ ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। सेम फंडा, सेम वैसा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप पॉज करके इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर लास्ट में चलाकर दोबारा कंपेयर कर लेना अपना आंसर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, लेंथ इज इक्वल टू के टाइम्स एच की पावर एक्स, सी की पावर वाई, जी की पावर जेड। तो सबसे पहले एच का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। एच का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद तो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, आप इसको ध्यान में रखें, कहीं पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है एंगुलर मोमेंटम इज एन एच बाई 2 बाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो एन भी ऑर्बिट नंबर होता है 1 2 3, पाई ये 2 पाई ये डायमेंशनलेस है। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम और एच की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, सेम। तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, तो एच की डायमेंशन भी एम वी आर के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, एम एल टी -1 और इंटू एल आर। तो ये बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एच। ठीक है, सीख लिया। फाइंड करना नहीं आता था तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, आता है याद है तो ये बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। तो हम सीधा सीधा h की डायमेंशन लिखते हैं। तो h की डायमेंशन इज ml2t-1, ये h की डायमेंशन हो गई। c स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी डायमेंशन आपको पता है lt-1 है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g हमने पहले भी इसको फाइंड किया था, वो बन जाता है m-1 l3t-2। क्लियर? बस यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या करना है, l की डायमेंशन इज इक्वल टू k डायमेंशनलेस है, उसको हटा दो। h की डायमेंशन क्या है, ml2t-1 उसकी पावर x, lt-1 की पावर y, m-1 l3t-2 की पावर z। क्लियर है? फिर अगेन सारी एक तरफ कर लो, ये l है, मास 0 हो जाएगा, l1 है, t 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे यही बनेगा। m सारे एक साथ किए क्या बना, m की पावर x माइनस जेड, x माइनस जेड, l की पावर 2x y, 2x प्लस y, और यहाँ पर प्लस 3z। ठीक है, और t की पावर माइनस x माइनस y माइनस 2z। ये एक्सप्रेशन बन गया। बस अब कंपेयर करना है, तो m तो 0 ही है, तो इसका मतलब x माइनस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू जेड। ये पहली चीज मिल गई। फिर 2x प्लस वाई प्लस 3z, l किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो क्योंकि x और z बराबर है तो दोनों को मैं किसी एक को एक ही टर्म्स में लिख देता हूँ। लेट्स से z को x की टर्म्स में लिख दूंगा, तो 2x प्लस 3x, तो ये बन गया 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, आगे यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z, और ये 0 है तो माइनस हटा देते हैं, सीधा सीधा बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। एक्स और z बराबर हैं तो इसको मैं 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो क्या बनेगा, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0।
3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। हो जाएगा सॉल्व, माइनस कर दो, y से y कट जाएगा तो 2x क्या बन गया, 2x बन गया 1, x की वैल्यू 1/2। z और x बराबर थे तो उसकी वैल्यू भी 1/2 बन जाएगी, z और x बराबर थे उसकी वैल्यू भी 1/2, और किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो इसी में पुट कर दो तो 3x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो y x की वैल्यू हाफ है तो 3/2 माइनस 3/2 ये बन जाएगा y। क्लियर है? तो आपका जो एक्सप्रेशन था लेंथ इज इक्वल टू k टाइम्स h की पावर x c की पावर y g की पावर z। तो ये लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो k h की पावर x हाफ हो गया, c की पावर -3/2, g की पावर z हाफ। तो इसको पूरा पूरा अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, k h और g इनका अंडर रूट बन जाएगा और डिवाइडेड बाय c की पावर 3/2। क्लियर है? तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा रूट, ये आंसर बन जाएगा। अब इसे मैंने एक चीज और सीखो, आप ये देखो कि यहाँ पर कोई के को नहीं है, के वगैरह है ही नहीं, मैंने जो एक्सप्रेशन निकाला यहाँ पर के लेकर आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये वन ऑफ द लिमिटेशंस है इस मेथड की, कि ये अगर आप डायमेंशनल मेथड का एनालिसिस का यूज कर रहे हो तो आपको ये प्रोबेबल एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाता है, साथ में जो कांस्टेंट जुड़ा होता है उसकी वैल्यू आपको नहीं पता होती। तो अगर वो क्वेश्चन में ऑप्शंस में नहीं भी दिया है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और हम जान सकते हैं, वही है कि जैसे मैंने बोल दिया कि टाइम पीरियड 2π√L/g होता है सिंपल पेंडुलम का, मैं इसको ये डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या मैं एग्जैक्ट फाइंड कर सकता हूँ? अगर यही पूछ लिया जाए, क्या इज इट पॉसिबल टू डिराइव दिस एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या डायमेंशनल एनालिसिस मेथड? तो मेरा आंसर होगा नो, मैं एग्जैक्टली नहीं फाइंड कर सकता। क्यों? मैं ये नहीं फाइंड कर सकता, मतलब मेरा एक्सप्रेशन जो आएगा वो ऐसा आएगा, मेरा एक्सप्रेशन आएगा वो ऐसा आएगा, मैं 2π की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज में हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज, इनमें से सबसे ज्यादा किस नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे ज्यादा है? तो देखो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपके अलग अलग रूल्स हैं, वो आपने याद रखने। अगर फिर भी आप थोड़ा सा इसका बेसिक समझना चाहो तो मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई भी क्वांटिटी होती है ना, जैसे मान लीजिए मैंने लेंथ मेजर करी, जैसे मान लीजिए ये स्केल है, ये इसके ऐसे यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर तक जा रहा है। मैंने ये लेंथ मेजर करी, ये लेंथ मेजर करी 0 से लेकर ये कितनी बनी 1 2 3 4, तो ये 4 पॉइंट समथिंग है, 5 तो नहीं है, तो मैं इसकी लेंथ लिखूंगा 4 से ज़्यादा है पर मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैंने क्या लिख दिया, लेट्स से मैंने सोचा कि ये हाफ से थोड़ा सा आगे है तो 4.5 से तो ज़्यादा होगी, तो मैंने लिख दिया 4.7 सेंटीमीटर। पर इसमें देखो ध्यान से कि ये 4 जो है ये तो पक्की है, ये 4 सेंटीमीटर तो पक्की लेंथ है ही है, पर ये 0.7 है, ये पक्का नहीं है, ये 0.6 भी हो सकता है, 0.62 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो जस्ट अपने हिसाब से देख कर गैस मार के मैंने लिख दिया। तो ये क्या होता है, तो ये हो जाती है सर्टेन वैल्यू, जो बिल्कुल ही सर्टेन है, पता है सर्टेनिटी से कि ये है, और ये है आसपास की वैल्यू अनसर्टन है, ठीक है, अनसर्टन है। पर ये दोनों की इंपॉर्टेंस है, क्यों दोनों की इंपॉर्टेंस है, ये तो बता रहा है कि एग्जैक्टली कितनी वैल्यू है, और ये बता रहा है 7 बता रहा है कि 4 के बाद भी 4 पॉइंट समथिंग कुछ एग्जिस्ट करता है, हम इसको गायब नहीं कर सकते, हमें इसकी भी इंपॉर्टेंस, इसकी भी जरूरत है। तो इसलिए अगर मैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करूं, अगर मैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करूं तो वो हो जाता है सारे के सारे सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। तो जैसे इस एग्जांपल की मैं बात करूं
मैंने लेंथ 4.7 सेंटीमीटर लिखी है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4 प्लस ये 4 वाली प्लस 7 वाली, तो कितनी हो जाएंगी 2। समझे? तो ये बेसिक क्लियर हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक रूल लग जाएगा। पहला रूल लग जाता है एक कि फॉर ए नंबर लेस देन 1, फॉर ए नंबर लेस देन 1 मतलब एक से कम होने वाला, मतलब 0.00 टाइप से होगा ना। तो जब तक नॉन जीरो डिजिट नहीं आता, जब तक नॉन जीरो डिजिट नहीं आता, तब तक सारे के सारे जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, और सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ये सबसे पहला रूल आ जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस क्वांटिटी में बात करूं तो मेरे पास ये तीनों जो है सिग्निफिकेंट हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3। क्लियर? अगर मैं 83.7 की बात करूं तो इसमें यही रूल लग जाएगा कि ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आ जाएंगी। अगर इसकी बात करें 153.00, तो इसमें रूल लगता है कि डेसिमल वाले नंबर में ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो नॉन जीरो प्लस ट्रेलिंग डिजिट्स, ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाले आखिर में जो आते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी 5। और इसकी अगर बात करें 6.010 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये साइंटिफिक नोटेशन होती है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम करते हैं उसको कि a इंटू 10 की पावर b अगर है तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं वो a में होते हैं। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे, a की वैल्यू 6.010 है, ठीक है। और इसमें क्या रूल आ जाता है कि डेसिमल नंबर है, सारे के सारे नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 6 और 1 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और एक रूल आ जाता है इसमें कि जितने भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, ये भी रूल आपको पता होना चाहिए। तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, 4। तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, 5 वाला 5 मतलब ये, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। विद रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ये कैलकुलेशन बतानी है कि क्या बनेगी। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। इसी के थ्रू आपकी दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। कौन सी दोनों चीजें, कि जब सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, उसके थ्रू अब हमने कैलकुलेशन भी करनी है, तो उस कैलकुलेशन में भी तो इनका आगे कुछ ना कुछ असर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, 2 रूल्स हैं। अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, जो भी आपका आंसर आता है, आंसर में होनी चाहिए मिनिमम, आंसर में होनी चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट वर इन ओरिजिनल नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड और एडेड, बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। ठीक है, मतलब जैसे ये है ना, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तीनों नॉन जीरो है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी 3। इसमें कितनी है, ये भी 2 नॉन जीरो, तो इसमें कितनी हो जाएंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2। तो आपने क्या करना है, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, आपने देखना है कि उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे कम 2 है, तो आपके आंसर में 2 ही रहेगा, आपके आंसर में 2 ही रहेगा। जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1.4 से, तो ये बन जाएगा आपका 3.97 के आसपास। ठीक है, अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी क्योंकि तीनों नॉन जीरो हैं। पर मैं, जो मेरा रूल है वो मुझे बताता है कि जिसमें जो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनमें से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमने आंसर में उतनी ही रखनी। तो 2 है, तुम्हारे आंसर में 2 होनी चाहिए। 2 होनी चाहिए मतलब हमें 7 को ड्रॉप करना चाहिए। 7 को ड्रॉप करना है तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ का रूल कौन सा होता है, वो कहता है कि अगर ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 से ज्यादा है तो उसके पिछले वाला डिजिट 1 से बढ़ा दिया जाएगा। तो 7 को ड्रॉप करना है तो 9 को बढ़ाना पड़ेगा। 9 को बढ़ाकर 10 करेंगे तो 3.9 का राउंड ऑफ क्या बन जाएगा, 3.9 का राउंड ऑफ बन जाएगा 4.0। ठीक है, तो ये तो हमने डिवीजन में रूल सीख लिया सिग्निफिकेंट फिगर्स का। और अगर मैं बात करूं, अब ऑब्वियसली ये डिवाइड करके क्या बना, अब मेरे पास एक्सप्रेशन जो आ रहा है
जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो क्या कह रहा है, रिजल्ट मुझे चाहिए कि अब ये 5.56 बाई 1.4, उसको तो 4.0 लिख लो और उसमें ऐड कर दो 2.0। तो अब इसमें रूल क्या होता है, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इसमें रूल आता है बच्चा कि मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आंसर रखना है, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। जैसे इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स उठाई कि किस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो गिन लो कितनी है, आंसर में उतनी ही रखनी है। यहाँ 3 और 2 में से 2 थी कम से कम, तो आंसर में हमने 2 ही रखी। एडिशन में क्या होता है, हमने डेसिमल प्लेसेस मिनिमम रखनी है, तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस 1 है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक ही आंसर जाएगा, तो ये ऐड होकर तो कितना बन जाएगा 6.0। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 6 नहीं है, फोर्थ ऑप्शन नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से इसको रखना है। क्लियर है, मतलब जैसे इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं मान लो 2.312 में ऐड कर रहा हूं 4.01, 3 डेसिमल प्लेसेस 2 डेसिमल प्लेसेस, आंसर क्या बनेगा, ऐड करोगे तो क्या बनेगा 6.322, है ना, ये बनेगा 6.322। अब बताइए आंसर में क्या आना चाहिए, कितनी डेसिमल प्लेसेस, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो आंसर में 2 तक रखना है, तो इस भाई साहब को ड्रॉप करना पड़ेगा, ये 2 को हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 2 ड्रॉप हो रहा है, लेस देन 5 है, तो पिछला प्रीसीडिंग डिजिट सेम रहता है, तो इसको हटा दो, ये आंसर कितना बनेगा 6.32। क्लियर है, समझे बात, ये ध्यान में रखना है। Which of the following mathematical operations are correct with due regard to significant figures, वही जो रूल्स अभी आपको बताए वही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एडिशन हो रही है, 18.2 बनेगा, 18.2 बनेगा, तो एडिशन में हमने क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक रखना है, तो यहाँ पर 8 है, 8 में कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, तो इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 18.2 तो नहीं है, हमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक रखना है, तो इस 2 को डिस्कार्ड करना होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ड्यू रिगार्ड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 18 सेंटीमीटर बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। सेकंड माइनस करके ये बना 1.33। अगेन देखो इसमें क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, मुझे आंसर कहां तक रखना है, ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो इसका आंसर 1.33 तो नहीं है, 1 डेसिमल प्लेस, तो मुझे इस 3 को हटाना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, बट दिस 3 इज लेस देन 5, लेस देन 5 है, तो इस 3 को हटाकर ये 3 एज इट इज रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इसका आंसर 1.3 मीटर्स बनेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। इसमें मल्टीप्लाई करके क्या बना 5.88 मीटर स्क्वायर, तो आपको देखो मल्टीप्लाई हो रहे, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल क्या किया था अभी, करो पॉज, आंसर बताओ। अरे वीडियो पॉज करनी, मुझे पॉज नहीं करना, मैं भी 1 मिनट के लिए ऐसे पॉज हो गया है ना चलो, तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई हो रहे, मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से उठाना है, तो ये 4.2 है, दोनों नॉन जीरो, हाँ दोनों नॉन जीरो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1.4 दोनों नॉन जीरो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर 3 है, 3 नॉन जीरो है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रही है, पर आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि हमें कितनी रखनी है, हमने 2 रखनी है, तो 5.88 में क्या जाएगा, 5.88 में से ये 8 हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाएंगे, 8 राउंड ऑफ करेंगे, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो पिछला डिजिट जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 5.9। ठीक है, देखो हमें भी ऐसे पढ़ाते पढ़ाते थकावट, सांस फूल जाती है, क्या क्या करते हैं हम तुम लोगों के लिए, तुम आओ हमारे लिए भी करो, करो कमेंट, भर भर के कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि भाई ये देख वीडियो, ये देख बढ़िया पढ़ा रहे हैं सुमेल सर, हेलिक्स इंस्टीट्यूट, नाम कर दो इधर उधर, सबको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर कैसा कर रहा है, तुम लोगों को मजे आ जाएंगे, मजे, मैं कह रहा हूँ पढ़ते जाओ बस, और इतने बढ़िया तरीके से 1 महीने में आपकी चीजें कवर हो जाएंगी ना, आपने सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा। सपने में तो वैसे आपने सोचा होगा कि मैं उठा सुबह नीट का एग्जाम देने गया, मैंने सारे आंसर दे रहे, जय माता दी तुक्का, जय माता दी तुक्का, सारे आंसर मेरे सही हुए और मैं जीत गया, ऐसा हो जाए तो बढ़िया है। मेरे साथ था कॉलेज में एक दोस्त, ऐसे टिक कर करके NIT पहुंच गया था कंप्यूटर साइंस में,
तो अगर आपकी किस्मत ऐसी निकला है फिर तो मजे ही मजे हैं, पर किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत मायने रखती है। ठीक है, तो चलो आंसर क्या बन जाएगा, डी ओनली। ठीक, समझे? क्यों? क्योंकि मैंने 3 तो डिस्कस कर ही लिए हैं यार, वो तो एलिमिनेट हो ही गए हैं, तो चौथी ऑप्शन तो बनेगी बनेगी। पर फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमें डिवीजन में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करनी होती है, तो 2 ही रखनी है, तो आंसर में 2 आ गया। बस इतना सा है, कुछ भी नहीं है, आसान है। बाकी चैप्टर्स भी आसान लगेंगे, सब बढ़िया बढ़िया टीचर्स आकर पढ़ाएंगे तुम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द thickness of a single sheet. Sohan measures the thickness of a stack of 90 sheets with a vernier caliper. If thickness measured is this, then the average thickness with the due regard. वही है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास उसने कुछ शीट्स साइड व्यू देख रहा है, तो ये ऐसे बहुत सारी शीट्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारी शीट्स। कितनी सारी? 90 शीट्स हैं। तो इन पूरी 90 शीट्स की जो थिकनेस है वो 1.44 सेंटीमीटर है। और ये शीट्स कितनी है? इन टोटल ये 90 शीट्स हैं। तो इसका मतलब मुझे एक शीट की थिकनेस अगर चाहिए तो क्या करना है? बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स। क्या करेंगे? एक शीट की थिकनेस कितनी बनेगी? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग बोलोगे भी तो मुझे कहाँ सुनेगा। तो 1.44 बाय 90। ठीक है, अब यूनिट आप देख लो, यहाँ मिलीमीटर्स में है, यहाँ सेंटीमीटर्स में, तो एक काम करते हैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा 14.4 बाय 90। अब लगाना है रूल, अब लगाना है आप लोगों ने रूल। बताओ कौन सा रूल? डिवीजन वाला, डिवीजन वाला रूल। ये क्या बनेगा? मिलीमीटर्स में डिवीजन वाला रूल क्या है? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स नजर आ रहे हैं बताओ? 14.4 में तीनों नॉन जीरो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 90 में अब बताओ, कुछ लोग बोल देंगे 90 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 9 नॉन जीरो है और ये 0 जो है वो क्या है? ट्रेलिंग जीरो है। तो नॉन डेसिमल नंबर में ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो बच्चा पार्टी क्या करेगा? बच्चा पार्टी इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेगा, जबकि इस पर्टिकुलर केस में ये सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि ये एक एग्जैक्ट नंबर है। एग्जैक्ट नंबर मुझे कैसे पता चला? क्योंकि 90 शीटें दे रखी हैं, 90 शीट्स दे रखी हैं, तो मुझे एग्जैक्टली 90 से डिवाइड करना है। तो एग्जैक्ट नंबर में हमेशा और हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। क्लियर है? तो इसका मतलब आएगा, तो एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका अगर आंसर निकालूंगा तो ये आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये बन जाएगा 0.16 मिलीमीटर, 0.16 मिलीमीटर। तो अब मुझे बताइए, इसमें एग्जैक्ट नंबर है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, तो मिनिमम कितनी हो जाएंगी? ये इनफाइनाइट हो गई, ये 3 हो गई, तो डिवीजन के केस में मिनिमम कितनी आएगी? 3। तो मेरे आंसर में क्या बन रहा है? नंबर लेस देन 1 पे पहली 0 तो क्या होती है? इनसिग्निफिकेंट होती है, तो ये तो 2 ही है। तो अगर आपने इसको देखा और इसको देखा तो आपने बोल दिया लो जी मजे आ गए, 4 नंबर मेरे पक्के हो गए। पर नहीं, तुमने -1 उल्टा और कर लिया। तुमने ये रूल ही नहीं देखा, ये तुमने अप्लाई ही नहीं किया, तुमने ये ढंग से पढ़ा ही नहीं विद ड्यू रिगार्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर करनी है, तो 3 सिग्निफिकेंट करनी है तो क्या करें? एक ट्रेलिंग 0 और लिख दो साथ में, तो तुम्हारा आंसर ये बन जाएगा। मजे है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्योंकि इजी, पर इसमें भी कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? देखो, पहले तो ये हमेशा परसेंटेज चेक करनी है आपने। परसेंटेज हमेशा चेक करनी है कि ये 5 और 5 से कम है। अगर 5 और 5 से कम है फिर तो आंसर आसान है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 से कम है तो क्या है? हमें पता है अगर p इज इक्वल टू, लेट्स से जनरल करते हैं, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। तो अगर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए तो मतलब मुझे चेंज इन p
सॉरी एरर इन पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100 चाहिए। तो आपका बेसिक रूल क्या कहता है, वो कहता है कि अगर ये जो परसेंटेज चेंजेस जो हैं, परसेंटेज चेंजेस के बजाय क्योंकि हमने यहाँ पर एरर कंसीडर किया है, जो परसेंटेज एरर्स हैं वो क्या होने चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5%। अगर ये चीज़ है तो फिर हम इसके लिए क्या लिखेंगे, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ए का क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। बी के लिए क्या हो जाएगा, भाई मैंने येलो कलर, ग्रीन कहाँ से आ गया, चलो 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 चलो, तो क्या बन जाएगा ये y प्लस वाई टाइम्स डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस सी की पावर क्या है z डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। ध्यान रखना एरर्स जो होते हैं, परसेंटेज एरर्स जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा ऐड होते हैं अगर क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ए बी सी सारी इंडिपेंडेंट है तो हमेशा और हमेशा एरर्स ऐड होंगे। तो बस आंसर निकालो क्या है इस पर्टिकुलर केस में, ए की पावर 2, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 और ए का एरर कितना है, ए बी सी में ए का एरर 2, तो ये बन जाएगा 2% प्लस वाई कितना है 1 और बी का एरर कितना दे रखा है, बी का एरर दे रखा है 5%, बी का एरर इज 5%। क्लियर है। और z सी हो गया, हमने z हाँ सी की पावर z है तो z कितना हो गया 3, तो z हो गया 3 और सी का एरर कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1%। तो कितना हो गया ऐड करके 4 + 8 12%, 4 + 8 12%। ठीक, क्लियर है। इसमें एक चीज़ और बता दूं, चलो एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर इफ परसेंटेज एरर ना देकर इफ परसेंटेज चेंज इज गिवन, परसेंटेज चेंज इज गिवन नॉट एरर, तो उस केस में अगर मैंने देखो मुझे दे रखा है कि z इज इक्वल टू ए रेस्ट पर x बी रेस्ट पर y, चलो और c रेस्ट पर z कर लेते हैं और यहाँ लेफ्ट साइड पे हम z की जगह p कर लेते हैं, लेफ्ट साइड z की जगह p कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं तो उस केस में पावर्स का जो है सब्स्टिट्यूशन वो विद साइन होगा। मतलब अगर मैं डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 करना चाह रहा हूं तो वो x टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 बनेगा प्लस y टाइम्स डेल्टा b बाई बी इंटू 100 बनेगा, माइनस क्योंकि c नीचे है, c की पावर z है, माइनस डेल्टा z टाइम्स डेल्टा c बाई सी इंटू 100 बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एरर नहीं है, ये परसेंटेज चेंज है। तो परसेंटेज में तुम खुद सोचो यार, अगर मैं a को बढ़ाऊंगा, ओए ये क्या हुआ, हाँ अगर मैं a को बढ़ाऊंगा तो p बढ़ेगा, तो ठीक है, b को बढ़ाऊंगा तो भी p बढ़ेगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये दोनों तो ऐड ही होंगे। और अगर मैं c को बढ़ाऊंगा, c को बढ़ाने से आप देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, p कम हो रहा है, तो अगर मैं c को बढ़ाऊंगा p कम होगा, तो इसलिए यहां पर माइनस साइन आ जाता है। ठीक, क्लियर, याद रखना। हाँ, यूजिंग स्क्रू गेज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए वायर, ये वायर मान लो इसकी आपने डायमीटर मेजर करनी है, तो अगर तुम मेजर कर रहे हो तो मैंने 4 दोस्तों को बोल दिया कि मेजर करो, हर एक ने अलग अलग वैल्यू दी, एक ने ये दे दी, दूसरे ने ये, तीसरे ने ये, चौथे ने ये, है तो आसपास, पर एग्जैक्टली किसकी वैल्यू सही है मुझे कैसे पता चलेगा, बताओ। तो मैं वही तो फाइंड करना चाह रहा हूँ, मैंने तो उसकी लेंथ उसका डायमीटर ही तो फाइंड करना था और मुझे सबने अलग अलग दे दिया, तो मैं किसकी वैल्यू मान लूँ सही। तो मैं काम करता हूँ, मैं सोचता हूँ चलो यार सब आसपास ही हैं तो ऑन एन एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ऑन एन एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। जो एवरेज वैल्यू होती है, अगर मैं ट्रू वैल्यू की बात करूं, कोई भी मेजरमेंट ए है उसकी जो ट्रू वैल्यू होती है वो होती है मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे निकलेगी, मीन वैल्यू पता ही है तुम्हें, बड़ी मीन है, सबको ऐड करके डिवाइड कर देती है, तो क्या बनेगा 1.324 प्लस 1.326 प्लस 1.334 प्लस 1.336 और डिवाइडेड बाय 4।
ठीक है, ऐड किया, डिवाइड किया, आंसर आएगा 1.33। ये आ गई तुम्हारी मीन वैल्यू। तो मतलब मैं मानकर चल सकता हूं कि जो सबने अलग अलग वैल्यू निकाली थी उसकी अगर मैं एवरेज वैल्यू लेता हूं तो इसकी एक्चुअल जो डायमीटर है वो 1.33 होगा। क्या यूनिट दे रखा है? सेंटीमीटर। तो 1.33 सेंटीमीटर मैं मान सकता हूं, पर यार मैं मान ही तो सकता हूं ना, एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है ना मानने में। मानना इज नॉट एग्जैक्ट ना, कि मैंने मान लिया, क्या वो सच्चाई है? नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ ना कुछ तो इसमें एरर होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें एरर होगा। तो एरर कैसे निकालेंगे? तो उन्होंने पूछा है हमसे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर देखो देखो, ये मैंने ट्रू वैल्यू मान ली। अब सबने तो चारों ने अलग अलग वैल्यूज मेजर करी थी। अब चारों ये बोलेंगे कि मेरी मेजरमेंट में सबसे कम एरर है या मेरी मेजरमेंट में सबसे कम एरर है, यही तो चेक करने की कोशिश करेंगे। तुम तो यही करोगे, देख मैंने सबसे क्लोजेस्ट एक्चुअल वाले के लिए बराबर मैंने निकाल ली है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका एरर निकालेंगे और एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। क्या बन जाएगा? डेल्टा ए वन, मतलब पहले का एरर कितना आएगा? 1.33 हमने ट्रू वैल्यू मानी, तो इसका अगर मैं डेल्टा ए की बात करूं, वो हमेशा क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 1.324 माइनस 1.33, इसका मैग्नीट्यूड कितना बना? मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो क्या बना? 0.006। ये पहले का एब्सोल्यूट एरर आ गया। ऐसे ही डेल्टा ए टू कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 1.326 माइनस 1.33 का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना बना? 0.004 मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, डेल्टा ए थ्री कितना बन गया? वो बन गया 1.334 माइनस 1.33, तो ये बन जाएगा 0.004। और ऐसे ही लास्ट वाला डेल्टा ए फोर कितना हो जाएगा? 1.336 माइनस 1.33, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा 0.006। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि पहले वाले ने इतना एरर मारा, इतनी वैल्यू उसने अलग बताई, ठीक है, दूसरे ने इतनी, तीसरे ने इतनी, चौथे ने इतनी। तो अगर मैंने ये ट्रू वैल्यू ली है, ये सबका अलग अलग एरर है, तो मैं ऑन एन एवरेज एक एरर अगर ले लूं तो वो मुझे काफी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे देगा। तो उसी को हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर उसका मतलब क्या है, कैसे फाइंड करेंगे? नाम से पता चल रहा है, मीन मतलब मीन निकाल लो, और किसकी? एब्सोल्यूट एरर की। तो इन सब को ऐड करो और उसका एरर निकालो, कितना बन जाएगा? 0.006 प्लस 0.004 प्लस अगेन 0.004 प्लस 0.006, और इन सबको डिवाइड कर देंगे 4 से। क्या बन जाएगा? 6 4 10, 4 10 20, 20/4 5, तो 0.005। तो आंसर आपका आ जाएगा ये वाला सेकंड ऑप्शन। देन आगे बढ़ते हैं। खाली वायर हैज ए मास इतने ग्राम, रेडियस इतने मिलीमीटर, और लेंथ इतने सेंटीमीटर। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, डेंसिटी का क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें पता है, तो डेल्टा रो बाय रो क्या बन जाएगा? डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। अब मास तो दे रखा है और उसका डेल्टा एम दे रखा है, यही होते हैं ना रिप्रेजेंटेशन। अगर मैंने कुछ क्वांटिटी लिखी हुई है ए प्लस माइनस या डेल्टा ए, है ना, या फिर इसको और बेटर कर लो, अगर मैंने लिखा है 2 ± 0.3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है ये ए है और ये डेल्टा ए है। मतलब ये उसकी ट्रू वैल्यू हम मान रहे हैं, इस वैल्यू में इतने का एरर है। या तो एरर इतनी वैल्यू ज़्यादा बताएगा, मतलब 0.3 से ज़्यादा, 2 में 0.3 एक्स्ट्रा बताएगा, या 2 में 0.3 कम बताएगा। तो मतलब 2.3 सेंटीमीटर या 1.7 सेंटीमीटर, ये उसकी वैल्यू होगी। क्लियर है? तो मास का तो दे रखा है, वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पे फिर वॉल्यूम का एक और काम करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है? वायर है तो सिलेंड्रिकल होगी, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर ये वाला एरिया इंटू ये वाली लेंथ, तो ये पाई आर स्क्वायर एल बन जाएगा। अब डेल्टा वी बाई वी कितना बनेगा?
पाई तो कांस्टेंट है, उसका कोई चेंज नहीं, उसमें कोई एरर नहीं, तो आर है, आर की पावर 2 है तो डेल्टा आर बाई आर बनेगा, प्लस एल है उसकी पावर 1, डेल्टा एल बाई एल बन जाएगा। क्लियर, समझे? तो अब हमारा क्या बना, रो बन जाएगा डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी, कितना बन गया, इतना बन गया डेल्टा वी बाई वी, उसको मैं क्या लिखूंगा 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, और क्योंकि मुझे परसेंटेज एरर चाहिए ये डेल्टा रो बाई रो आएगा, क्योंकि परसेंटेज एरर चाहिए तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? तो अब आंसर देखो क्या बनेगा, हमें तो परसेंटेज एरर चाहिए तो हमें लेफ्ट साइड जो चाहिए वो ये बन गया, डेल्टा एम कितना है 0.003 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.3 ग्राम, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर कितना है 0.005 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये भी कट जाएगा यूनिट, और डेल्टा एल बाई एल क्या बन जाएगा 0.06 डिवाइडेड बाय 6, ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसका भी यूनिट कट जाएगा, इंटू 100 करना है, तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 4। दिस विल बी इट्स आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़े रह गए क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम आर मेजर्ड, दिस एंड दिस द परसेंटेज एरर इन द रेशियो ऑफ एरिया टू पेरीमीटर। वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपको एक चीज सीखनी है, देखो उन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ एरिया टू पेरीमीटर। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का, रूम है ना, रूम ही क्या दिया, हाँ रूम है ना, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ उसके हिसाब से आपका आएगा, और पेरीमीटर हो जाता है 2 टाइम्स एल प्लस बी। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा डेल्टा आर बाय आर, डिफ्रेंसिएशन वाला अगर हम मेथड लगाएं तो क्या बन जाएगा डेल्टा एल बाय एल, है ना, जैसे आपने वो भी रेजिस्टेंस वाला किया होगा। तो इसमें अगर आप क्या करें डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेल्टा आर बाय आर विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी, माइनस 2 का कोई लेना देना नहीं है, माइनस आएगा माइनस डेल्टा एल प्लस बी डिवाइडेड बाय एल प्लस बी। ये क्यों सर, ऐसे कैसे? आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि सारे के सारे एरर्स ऐड होते हैं, यहाँ ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने ये एग्जांपल देखी थी z इज इक्वल टू ए बी बाय सी, ये सारी की सारी ए भी अलग क्वांटिटी है, बी भी अलग क्वांटिटी है, सी भी अलग क्वांटिटी है, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। मैं ए बढ़ाऊंगा, बी बढ़ाऊंगा, सी बढ़ाऊंगा तो उसके हिसाब से एरर सेम आएगा जो हमने पहले कर लिया। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर मैं रेशियो की बात करूं ये एल बी अपॉन एल प्लस बी है, तो इसका मतलब है एल बढ़ाने से रेशियो बढ़ रही है, पर नीचे भी तो है, तो एल बढ़ाने से रेशियो नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ गई तो रेशियो कम भी तो हो रही है ना। तो इसलिए जब ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं तो आपको क्या करना होता है, नीचे वाले के लिए माइनस साइन यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। तो अब लगा दो, परसेंटेज निकालनी है तो बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देते। डेल्टा एल कितना, सॉरी डेल्टा एल कितना है, लेंथ पहले दे रखी है 0.02 बाय लेंथ 5 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.03 डिवाइडेड बाय 3 माइनस डेल्टा ऑफ एल प्लस बी मतलब डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, डेल्टा एल कितना है 0.02, डेल्टा बी कितना है 0.03 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा एल प्लस बी, एल है 5 बी है 3 तो 8 बन गया। क्लियर है? तो इसको पूरे को आप सॉल्व करो, इनटू 100 कर देंगे, अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नियरली आपका ये अप्रोक्सीमेटली 0.8% आ जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.8% आ जाता है। तो ये चीज हमने सीख ली, यहां पर हमने ये चीज सीख ली। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि while measuring the acceleration due to gravity by a simple pendulum, a student measures the length as this and time for 100 oscillations as this and percentage error in the calculated value of gravity, ये पूछी गई आपसे। तो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इससे पहले कि मैं ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन करवाऊँ, मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ।
जो जिसमें गलती कर जाते हैं बच्चे। मान लीजिए मैंने टाइम पीरियड में बोल दिया परसेंटेज चेंज 2% है और मैंने लेंथ में बोल दिया कि जो परसेंटेज चेंज है वो 4% है। तो मैंने पूछा कि जी में परसेंटेज एरर, सॉरी मैंने अभी दोबारा कट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइल मेजरिंग द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय अ सिंपल पेंडुलम अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ एज दिस एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस एज दिस। तो परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। इसमें मैं ना आपको एक चीज सिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले 2π√L/g, ये तो टाइम पीरियड दिया हुआ है। इसमें एक गलती करते हैं बच्चे, पहले वो करते हैं। मान लो कि मैंने परसेंटेज एरर जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं टाइम में, टाइम पीरियड में 2% दिया है और लेंथ में मैंने 4% दिया है। मैंने पूछा है कि जी में परसेंटेज एरर बताइए कितना होगा। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा लिखेगा डेल्टा T/T इंटू 100, पावर टी की 1 है, 2π नंबर, उसमें कोई एरर नहीं, उसमें कोई पावर नहीं, वो गायब हो जाएगा। एल की पावर हाफ है तो ये हाफ डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस जी क्या है, जी नीचे है पर हमने तो एरर ही कंसीडर करना है तो एरर में पावर हाफ ही रहेगी, डेल्टा G/G इंटू 100। क्लियर है। अब बच्चे को मैंने जी पूछा है तो वो लिखेगा हाफ डेल्टा G/G इंटू 100 इज इक्वल टू ये इसको इधर ले आएगा तो डेल्टा T/T इंटू 100 माइनस हाफ डेल्टा L/L इंटू 100। बच्चा ये कर देगा क्योंकि आउट ऑफ नॉर्मल हैबिट, नॉर्मल मैथमेटिक्स अलजेब्रा, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस ही होना है। पर ये चीज गलत है, ये प्लस ही रहेगी। क्यों? क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडेड। हम जब भी एरर लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखते हैं ना, कि ये मैक्सिमम वैल्यू प्लस से आ जाएगी, मिनिमम उसमें माइनस हो जाएगा। तो यहां पर मैं ये प्लस माइनस अगर बिल्कुल सही लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाना चाहिए, ऐसा लिखा जाना चाहिए। जब ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये प्लस माइनस का ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। सॉरी जी तो उतना ही है, हाँ तो जी तो यही रहा, प्लस माइनस ऐसे रखेंगे, टी का प्लस माइनस ऐसे है और ये इधर आएगा तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। अब हमें मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम जब भी हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं मैक्सिमम की ही बात करते हैं, क्योंकि इन बिटवीन वाली वैल्यू तो यार कुछ भी हो सकती है ना। तो मैक्सिमम वाली बात करेंगे तो हम सेम साइन वाला ही सारा कुछ कंसीडर करेंगे, प्लस 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 या माइनस माइनस माइनस। तो अगर मैं सारे साइन हटा दूंगा तो यहाँ पर हाफ डेल्टा G/G इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा T/T इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा L/L इंटू 100। तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा। समझे बात? क्लियर है? तो इस पूरे तामझाम को ऐसा, क्योंकि यार अगर तुम लोग ऐसे लिख दोगे ना, इधर जाकर आपने प्लस को माइनस करना ही है, माइनस को प्लस करना ही है, आउट ऑफ हैबिट बहुत कॉन्शियसली आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इस पूरे मसले को अवॉइड करने के लिए पता क्या करो, जो फाइंड करना है पहले उसी को लिख लो। जैसे t is 2π√L/g, मैंने क्या किया, मैंने t² इक्वल टू 4π² L/g कर दिया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। यहाँ पर कैपिटल L लिखा है, मैंने स्मॉल l यूज कर लिया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो g चाहिए तो g कितना बन जाएगा, 4π² L/t²। तो जो फाइंड करना है उसको पहले लेफ्ट साइड पे लिख लो। अब तुम लोग सीधा सीधा लिखोगे, अब तुम लिखोगे डेल्टा G/G इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T/T इंटू 100। क्लियर? अब पुट कर दो, लेंथ में कितना है डेल्टा L/L 0.01/1 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T कितना है। अब इसमें एक चीज और सीखो, ये 100 ऑसिलेशंस, मतलब 100 ऑसिलेशंस का टाइम जो है 210 सेकंड है। 100 ऑसिलेशंस का टाइम जो है वो 210 सेकंड्स है। तो इसका मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा, 210/100, 2.1 सेकेंड। ये एक ऑसिलेशन का टाइम है। और उसने क्या किया, उसने 100 ऑसिलेशंस देखी, 1 2 3 4 5 6 99 100, तो वो 210 हुआ। ठीक है तो वो 210 हुआ। ठीक है, अब इस पूरी ये 100 के 100 ऑसिलेशंस में 1 सेकंड का एरर आया है। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब क्या है कि पर ऑसिलेशन अगर मैं एरर निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
1 सेकेंड जो एरर है वो 100 ऑसिलेशंस में है, तो एक ऑसिलेशन में एरर कितना हो जाएगा 1/100 सेकेंड का। क्लियर? तो यहां पर तुम्हारा जो डेल्टा एल है, डेल्टा टी जो है वो क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बन जाएगा आपका 1/100, डेल्टा टी बन जाएगा 1/100। क्लियर है? तो ये बन गया 0.01 1/100 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, एक का कितना है 2.1 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा 1.95%। ठीक है, तो अब और तो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चंस थे। तो आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखें, इनमें सिखाए गए हुए कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें, और आप थोड़ी समाज सेवा भी करो। हम कर रहे हैं, आप भी करो। आप क्या करो, अपने दोस्तों को भेजो, उनको बोलो कि ये पढ़ ले, तेरा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। भला करो, दोनों दोस्त एक साथ अपनी सिलेक्शन लेकर सेम कॉलेज में जाओ, वहां पर दिखाओ कि हाँ भाई हम पढ़ते थे, है ना। तो अच्छे से तैयारी करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आप चाहते हो कि सर ये भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दो, हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ही बड़ा हमारा दुश्मन बना हुआ है सर, हम क्या करें, हमें जल्दी बताओ जल्दी बताओ, वो भी बता देंगे। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उन सबको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट, विशिंग यू द बेस्ट, आपको वो कॉलेज मिले जो आपको चाहिए। ठीक है, चलो बच्चा, बाय, टेक केयर।